हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर सेकंड की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवाद यानी कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स नाम की एक इंपॉर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि डीएससी 6 का सब्जेक्ट है। तो अगर आप डीओ, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर की इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर 4 वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध और एक संबंध परक मोड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सोचो तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो और हर बार सिर्फ यूरोप और अमेरिका की ही कहानी सुनो, इंडिया, अफ्रीका, एशिया का नाम ही ना हो, तो गुस्सा आएगा ना। बस यही प्रॉब्लम इंटरनेशनल रिलेशंस में थी। यानी कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि ग्लोबल आईआर क्या है, कैसे वेस्ट ने डोमिनेट किया और ग्लोबल साउथ को कैसे इग्नोर किया गया। तो चलिए इस यूनिट की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम सबसे पहले बात करेंगे कि ग्लोबल आईआर आखिर है क्या। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध का अध्ययन लंबे समय तक मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण से किया गया। अधिकांश जो हमारे सिद्धांत है, चाहे वो यथार्थवाद हो, चाहे उदारवाद हो, चाहे मार्क्सवाद हो, ये सभी यूरोप और अमेरिका के विद्वानों द्वारा ही विकसित किए गए थे। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो स्टडी है वो लंबे समय तक वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से हुआ। यानी कि यूरोप और अमेरिका ही यहाँ पर मेन कैरेक्टर थे, बाकी दुनिया को साइड रोल में रखा गया। तो जैसे मूवी में हीरो सिर्फ एक हो, बाकी सब बैकग्राउंड डांसर हो, इसी तरीके से हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध में पश्चिमी देश और दक्षिणी देश थे। तो इसी कारण कई विद्वानों ने यह तर्क दिया कि अंतरराष्ट्रीय संबंध का अध्ययन पश्चिमी केंद्रित हो गया। इसी समस्या को दूर करने के लिए ग्लोबल आईआर की अवधारणा विकसित हुई। यानी कि ग्लोबल आईआर आखिर है क्या, आप उसको समझिएगा। ग्लोबल आईआर एक नई अप्रोच है जिसका गोल है पूरी दुनिया के आइडियाज को शामिल करना। यानी कि ग्लोबल आईआर का उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव को शामिल करना, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के दृष्टिकोण को महत्व देना, अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को अधिक समावेशी बनाना। यानी कि मतलब सिर्फ वेस्ट ही नहीं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका भी इंपॉर्टेंट देखे जाए। तो जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट में सबको बोलने का चांस मिले, सिर्फ टॉपर ही ना बोले, इसी तरीके से जो हमारा ग्लोबल आईआर है उसमें भी सिर्फ पश्चिमी देश ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश भी होने चाहिए। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पारंपरिक सिद्धांत और दक्षिण को हाशिए पर रखने के तरीके। अब समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टूडेंट आखिर है थी कहाँ। तो प्रॉब्लम क्या समझते हैं, तो क्या हुआ था आप सबसे पहले उसको समझिएगा। तो पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांतों ने मुख्य रूप से यूरोप और अमेरिका के अनुभव को आधार बनाया। इन सिद्धांतों में अक्सर वैश्विक दक्षिण के देशों को कम महत्व दिया गया। यानी कि जो ट्रेडिशनल थ्योरीज थी, चाहे हमारा उदारवाद हो, चाहे मार्क्सवाद हो, चाहे हमारा यथार्थवाद हो, ये जो मोस्टली बनाए गए थे ये वेस्टर्न विद्वान के द्वारा ही बनाए गए थे। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स है उनको इग्नोर कर दिया गया और वेस्टर्न एक्सपीरियंस को यूनिवर्सल मान लिया गया। तो जैसे टीचर बोलता है कि टॉपर जैसा आंसर ही सही है, बाकी स्टूडेंट का जो तरीका है वो गलत मान दिया जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारा ग्लोबल साउथ और जो ग्लोबल नॉर्थ है इसकी बात होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हाशिए पर रखने के तरीके, यानी कि ग्लोबल साउथ को कैसे इग्नोर किया गया था, क्या क्या कारण थे। तो वैश्विक दक्षिण के देशों के अनुभव को नजरअंदाज किया गया। तो जैसे कि अभी हमने समझा कि जो हमारे ग्लोबल साउथ थे उनके जो एक्सपीरियंस थे उनको इग्नोर कर दिया गया। पश्चिमी इतिहास और राजनीतिक अनुभवों को सार्वभौमिक माना गया।
यानी कि जो वेस्टर्न हिस्ट्री है उसी को यूनिवर्सल बना दिया और जो हमारे ग्लोबल साउथ थे उनको इग्नोर कर दिया गया। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों में विकासशील देशों की समस्या को कम महत्व दिया गया, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी जैसे कि हमारे जो ग्लोबल साउथ के जो देश थे उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको इंपॉर्टेंस कम दी गई और उनको ज्यादातर इग्नोर किया गया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट यही हुआ कि जो अंतरराष्ट्रीय संबंध जो हमारा आईआर था उसका अध्ययन अधूरा हो गया और वो असंतुलित माने जाने लगा। तो जैसे क्लास में सिर्फ रिच स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंस मिले, बाकी स्ट्रगल करते रहे, इसी तरीके से हमारा आईआर में हुआ। तो इसका रिजल्ट यही हो गया कि आईआर इनकम्प्लीट हो गया, बेस हो गया और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स रिफ्लेक्ट नहीं हुई। मतलब कि हाफ सिलेबस पढ़कर एग्जाम देने जाना, इसी तरीके से हमारा उस समय कुछ आईआर था। तो यही था हमारा पारंपरिक सिद्धांत और दक्षिण को हाशिए पर रखने का तरीका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैश्विक दक्षिण के आयाम। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल साउथ के बारे में, वैश्विक दक्षिण के बारे में। तो सबसे पहले आप मीनिंग समझिएगा आखिर वैश्विक दक्षिण होता क्या है। तो वैश्विक दक्षिण से तात्पर्य है उन देशों से है जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में स्थित है और अक्सर विकासशील देश माने जाते हैं। यानी कि ग्लोबल साउथ वो देश है जो ज्यादातर डेवलपिंग है और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे देशों में होते हैं। तो जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं लेकिन उनकी जो मेहनत होती है फुल होती है, इसी तरीके से हमारे कुछ वैश्विक दक्षिण के देश है। तो अब हम वैश्विक दक्षिण की कुछ विशेषताएं समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो विशेषता आती है वो आती है औपनिवेशिक इतिहास का प्रभाव, यानी कि जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, यानी कि जो गुलामी का असर है वो हमारे वैश्विक दक्षिण के देशों में देखा जाता है। सेकंड आता है आर्थिक विकास की चुनौती, यानी कि इकोनॉमिक चैलेंजेस इनके सामने बहुत ज्यादा रहते हैं। फोर्थ आता है सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन और फिर फोर्थ आता है वैश्विक शक्ति संरचना में सीमित भूमिका। तो यही थी हमारी कुछ वैश्विक दक्षिण की विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वैश्विक दक्षिण का महत्व। तो अब हम बात कर लेते हैं इंपोर्टेंस, यानी कि ये क्यों जरूरी है। तो ग्लोबल साउथ हमें यह सिखाता है कि जो वैश्विक राजनीति है उसके नए दृष्टिकोण हमें प्रदान करता है और यह अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को अधिक विविध बनाता है। यानी कि ये हमें बताता है कि इनइक्वालिटी समझी जाए, पावर इम्बैलेंस को देखा जाए और रियल इशू पर फोकस किया जाए। तो जैसे न्यूज में सिर्फ रिच कंट्रीज की बात हो और पुअर कंट्रीज की प्रॉब्लम हिडन रहे, इसी तरीके से हमारा वैश्विक दक्षिण था। तो अगर ग्लोबल साउथ को इंक्लूड नहीं किया गया तो जो आईआर है वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। तो यही था हमारा वैश्विक दक्षिण के आयाम और वैश्विक दक्षिण की विशेषताएं और वैश्विक दक्षिण का महत्व। तो अभी तक हमने समझा कि ग्लोबल आईआर क्या है, वेस्ट डोमिनेंस कैसे हुआ और ग्लोबल साउथ क्या है। तो अब हम समझ लेते हैं कि ग्लोबल आईआर एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम समझते हैं कि ग्लोबल आईआर करना कैसे है, यानी कि ग्लोबल आईआर को हुआ कैसे। तो ग्लोबल आईआर का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को अधिक वैश्विक और समावेशी बनाना है। यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि जो हमारा आईआर था उसमें सभी देशों, चाहे वो पश्चिम हो चाहे वो दक्षिण हो, सभी को मिलाया जाए और उसके अध्ययन को अधिक वैश्विक और समावेशी बनाया जाए। तो इसके कुछ मुख्य लक्ष्य थे, यानी कि कुछ मेन गोल्स थे। उन मेन गोल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो गोल आता है वो आता है गैर पश्चिमी विचारों को शामिल करना, यानी कि जो नॉन वेस्टर्न आइडियाज थे उनको इंक्लूड किया गया, जैसे कि हमारे लैटिन अमेरिका के, एशिया के, अफ्रीका के हो गए। सेकंड आता है विभिन्न सभ्यताओं के ज्ञान को महत्व देना, यानी कि अलग अलग कल्चर्स को इंपोर्टेंस दी गई, किसी एक वैश्विक दक्षिण या वैश्विक पश्चिम को ही नहीं रखा गया, बल्कि जो हमारे विभिन्न सभ्यता है उनके ज्ञान के महत्व दिया गया। थर्ड आता है वैश्विक दक्षिण के अनुभव को अध्ययन का हिस्सा बनाना, यानी कि जो ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स है उनको भी शामिल किया गया, ग्लोबल साउथ की सिचुएशंस को भी शामिल किया और इससे जो हमारा आईआर है उसको बैलेंस यानी कि अधिक संतुलित बनाया जाए। तो ये सभी थे इसके कुछ मुख्य लक्ष्य जो कि मैंने आपको बता दिए। जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट में सबको बोलने का चांस मिले, सिर्फ एक ही बच्चा प्रेजेंटेशन ना दे, यानी कि सबकी सुनी जानी चाहिए। इसी तरीके से हमारा जो ग्लोबल आईआर एजेंडा था उसके भी कुछ मुख्य लक्ष्य थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आईआर को ग्लोबल करना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आईआर को ग्लोबल कैसे किया, यानी कि हाउ टू ग्लोबलाइज आईआर। तो अब प्रैक्टिकली कैसे आईआर को ग्लोबल बनाया जाए उसके कुछ तरीके देख लेते हैं। तो तरीके देखने से पहले आप समझिएगा कि आईआर को ग्लोबल बनाने का मतलब क्या है, यानी कि आईआर में सबसे पहले विभिन्न क्षेत्रों के दृष्टिकोण को कैसे शामिल किया जाए, स्थानीय इतिहास और संस्कृति को कैसे समझा जाए और पश्चिमी सिद्धांतों पर अत्यधिक निर्भरता को कैसे कम किया जाए। तो इन सभी का
जो मतलब है वो है कि आईआर को ग्लोबल करना। तो अब हम बात कर लेते हैं आईआर को ग्लोबल बनाने के क्या क्या तरीके हैं, उन तरीकों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है क्षेत्रीय अध्ययन को बढ़ावा देना, यानी कि जो रीजनल स्टडीज है उसको बढ़ाया जाए। सेकंड तरीका है गैर पश्चिमी विद्वानों के योगदान को मान्यता देना, यानी कि जो हमारे नॉन वेस्टर्न स्कॉलर्स है उनको इंपोर्टेंस देना, उनके बारे में भी बात करना। थर्ड आता है स्थानीय ज्ञान और अनुभव को शामिल करना, यानी कि जो लोकल नॉलेज है उसको इंक्लूड किया जाए। तो जैसे एग्जाम में सिर्फ गाइड बुक नहीं, खुद के नोट्स भी पढ़ने होते हैं, मतलब कि मल्टीपल सोर्सेज से सीखना होता है। इसी तरीके से हमारा जो आईआर है उसको भी हमें करना होगा। तो यही था हमारा आईआर को ग्लोबल करना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैश्विक आईआर में वाद विवाद को लेकर। तो अब हम ग्लोबल आईआर में डिबेट्स की यानी कि बहसों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोबल आईआर के विकास के साथ कई महत्वपूर्ण बहसें आई, जिनका उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को अधिक व्यापक बनाना, पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देना। यानी कि ग्लोबल आईआर आने के बाद जो विद्वान थे उनके बीच आर्गुमेंट शुरू हो गए, जिसमें हमारी सबसे पहले जो वाद विवाद आता है वो आता है पूर्व वाद विवाद अमेरिकी सामाजिक विज्ञान को लेकर। तो ये क्या था आप इसको समझिएगा। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध का आधुनिक अध्ययन मुख्य रूप से अमेरिकी विश्वविद्यालयों में विकसित हुआ, इसलिए कई विद्वानों का मानना है कि यह विषय अमेरिकी सामाजिक विज्ञान से प्रभावित है। यानी कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो आईआर है वो मोस्टली अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में डेवलप हुआ, तो इसीलिए जो हमारा ये विषय है ये अमेरिकी सामाजिक विज्ञान का विषय है। तो अब हम बात कर लेते हैं उसके कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहला आता है वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, यानी कि साइंटिफिक मेथड। सेकंड आता है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, यानी कि डाटाबेस स्टडी। थर्ड आता है अनुभवजन्य शोध, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर। तो स्टूडेंट जैसे साइंस वाला स्टूडेंट बोले सब प्रूफ से होना चाहिए, इसी तरीके से हमारा जो अमेरिकी सामाजिक विज्ञान है उसको लेकर भी वाद विवाद हुआ। सेकंड जो आता है वो आता है वैचारिक शाखा, यानी कि आईआर में पश्चिमी केंद्रवाद को लेकर। तो स्टूडेंट जो दूसरी डिबेट हुई थी वो हुई थी वेस्ट के डोमिनेंस को लेकर। तो यहाँ पर जो हमारे विद्वान थे वे बोलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के सिद्धांतों में पश्चिमी विचारधारा का प्रभुत्व है। कई विद्वान मानते हैं कि यह दृष्टिकोण अन्य क्षेत्र के अनुभवों को कम महत्व देता है। तो जो वेस्टर्न आइडियाज है वे ज्यादा डोमिनेट करते हैं, बाकी रीजन्स को इसमें इग्नोर कर लिया जाता है। जैसे क्लास में सिर्फ टॉपर की ही सुनी जाती है। तो इसी तरीके से ये जो बहस थी ये भी इसी पर केंद्रित थी। तो इसकी मुख्य आलोचना क्या थी? इसकी मुख्य आलोचना यही थी कि जो पश्चिमी इतिहास है उसको सार्वभौमिक मनाना चाहिए, गैर पश्चिमी समाजों के योगदान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो यही था स्टूडेंट हमारी कुछ मुख्य आलोचना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अनुभवजन्य शाखा, पश्चिम से परे आईआर का अभ्यास। तो अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम से परे आईआर के अभ्यास के बारे में। तो ये जो दृष्टिकोण है यह प्रयास किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध को केवल पश्चिमी अनुभव तक सीमित ना रखा जाए, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनुभवों का भी अध्ययन किया जाए। तो अब कुछ विद्वान बोलते हैं कि वेस्ट से बाहर निकलो, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका को इंक्लूड करो, रियल ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को बनाओ। तो जैसे सिर्फ हिंदी मूवीज देखकर बोले कि मैं पूरी सिनेमा इंडस्ट्री जानता हूं, जबकि जो साउथ मूवीज है वे भी होती है। इसी तरीके से जो हमारा पश्चिमी अनुभव है उनको तो रखा जाए, लेकिन उसके साथ जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनुभव है उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वैश्विक राजनीति की जो आर्थिक यथार्थवादी समझ है उसको विकसित किया जाए और विभिन्न क्षेत्र के अनुभव को आईआर में शामिल किया जाए। तो यही था हमारा अनुभवजन्य शाखा, पश्चिम से परे आईआर का अभ्यास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ग्लोबल आईआर को समस्याग्रस्त करना। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल आईआर को समस्याग्रस्त करना, यानी कि जो ग्लोबल आईआर है उसकी भी कुछ आलोचना करी। अब कुछ लोगों ने ग्लोबल आईआर को भी क्रिटिसाइज किया, यानी कि उसकी भी आलोचना करी। तो क्या क्या आलोचनाएं करी उनको समझ लेते हैं। सबसे पहली आलोचना करी कि यह स्पष्ट नहीं कि ग्लोबल आईआर वास्तव में कैसे लागू किया जाए, यानी कि इसे इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सेकंड आया कई बार यह सिर्फ सैद्धांतिक चर्चा तक सीमित रह जाता है, यानी कि कई बार सिर्फ यह थ्योरी बनकर रह जाता है। थर्ड आता है कई विद्वानों का मानना है कि यह पश्चिमी सिद्धांतों को पूरी तरह से चुनौती नहीं देता, यानी कि वेस्ट को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर पाता है हमारा ग्लोबल आईआर। तो स्टूडेंट जैसे प्लान बनाओ जिम जाने का लेकिन फॉलो ना करो, इसी तरीके से हमारा ग्लोबल आईआर था जिसका प्लान तो बनाया लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया। तो यही था ग्लोबल आईआर को समस्याग्रस्त करना।
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वैश्विक आईआर के लिए संबंध परक अध्ययन को लेकर। तो अब आते हैं हम एक डीप कॉन्सेप्ट पर वैश्विक आईआर के लिए संबंध परक अध्ययन के बारे में। तो संबंध परक दृष्टिकोण क्या बताता है, आप सबसे पहले उसको समझिएगा। संबंध परक दृष्टिकोण बताता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति केवल राज्यों के व्यवहार से नहीं समझी जा सकती, इसमें विभिन्न समाजों, संस्कृतियों और ऐतिहासिक अनुभवों के संबंधों का अध्ययन भी आवश्यक है। यानी कि आईआर सिर्फ देशों के एक्शन से नहीं, उनके रिलेशनशिप से समझ आ सकती है। तो इसके कुछ मुख्य विचार अगर हम देखें, सबसे पहला आता है कि वैश्विक राजनीति एक आपसी संबंधों की प्रणाली है। यानी कि जो दुनिया है वो एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है, एक देश का इफेक्ट दूसरे पर जरूर पड़ता है। तो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज पूरे ग्रुप को इफेक्ट करता है, इसी तरीके से जो वैश्विक राजनीति है ये भी इंटरकनेक्टेड है, एक देश का जो प्रभाव है वो दूसरे देश पर जरूर पड़ता है। तो आईआर जो है वो एक कनेक्शंस का गेम है। तो यही था हमारा वैश्विक आईआर के लिए संबंध परक अध्ययन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ग्लोबल आईआर का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संबंध के अध्ययन को अधिक व्यापक और समावेशी बनाना है। यानी कि जो आईआर है वो पहले वेस्टर्न डोमिनेटेड था, पश्चिमी केंद्रित, लेकिन अब जो आईआर है उसमें वैश्विक दक्षिण को भी जोड़ा गया। तो अब वो ग्लोबल बन रहा है, हर रीजन की वॉइस इसमें इंपॉर्टेंट हो रही है। तो भविष्य में अंतरराष्ट्रीय संबंध का अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान और अनुभव को जोड़कर और अधिक समृद्ध हो सकता है। यानी कि स्टूडेंट, अगर आपको दुनिया को समझना है तो सिर्फ एक नजरिया नहीं, हर नजरिए जरूरी है। तो जब ग्लोबल साउथ, इंडिजिनियस आइडिया और डिफरेंट कल्चर्स जुड़ते हैं तभी जब हमारा आईआर है वो कंप्लीट होता है। जैसे बिरयानी में सिर्फ चावल हो, मसाला ना हो तो मजा नहीं है। तो इसी तरीके से जैसे ग्लोबल में जो हमारा आईआर है उसमें अगर ग्लोबल रूप से वो ना हो तो उसमें भी मजा नहीं आएगा, वो भी इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी 4th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे किसी अदर सब्जेक्ट की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।